दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड चैप्टर का आज हमारा 24वां एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने वेरिएबल मास के केस में न्यूटन सेकंड लॉ को समझा था और हमने देखा था कि कैसे मोमेंटम कंजर्वेशन भी अपना रोल प्ले करता है जब आपका मास जो है वो टाइम के साथ वेरी करता है। तो हमने कुछ फॉर्मूलाज डिराइव किए थे, मैं उन फॉर्मूलाज को एक बार लिख रहा हूं और उसके बाद आज का जो एपिसोड रहेगा उसमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे सो दैट हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी बढ़िया बने इस टॉपिक को लेके। तो चलिए जरा देखिए, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जब हमारा मास टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, सोचिए कोई ऐसा डिवाइस है या आप इमेजिन करो कोई रॉकेट है, रॉकेट का मास जो है वो जो फ्यूल है वो बर्न हो रहा है, तो उसका मास टाइम के साथ क्या होगा, कम होगा। तो उस केस में अगर मैं इक्वेशन को लिखूंगा तो मैं कह सकता हूं कि जो उसके ऊपर जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, that external force will not only be equal to m dv by dt, केवल इसके बराबर नहीं होगा क्योंकि ये मास टाइम का फंक्शन है। यहां पे मुझे प्रॉपरली लिखना होता था mt लिखता, टाइम के साथ क्योंकि वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो m dv by dt, अकेला ये टर्म नहीं आएगी, यहां पे एक और टर्म भी आएगी, माइनस वेलोसिटी ऑफ डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू इजेक्टेड मास, क्योंकि मैं मान के चला हूं कि मास मेरा डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी लिखेंगे, जो इजेक्टेड मास है उसके रेस्पेक्ट में डिवाइस की क्या वेलोसिटी है वो हमारे पास आएगा इनटू dme by dt, किस रेट से मेरा मास जो है वो इजेक्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो मास जो इजेक्ट हो रहा होगा उससे आपका टोटल मास जो है वो कम हो रहा होगा, टाइम के साथ टोटल मास कम हो रहा होगा, इसका मतलब dm by dt मेरा नेगेटिव होगा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है वो मेरा नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं पुट करना है, यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड ही पुट करना है, समझ गए हो। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज जो भी वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू, वो पुट करनी है। और ये एक्सप्रेशन तब था जब हमारा मास जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा था। अब अगर मेरा मास इंक्रीज हो रहा हो टाइम के साथ, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी भी होती है जहाँ पे मास जो है वो सिस्टम के अंदर आता है टाइम के साथ, मतलब उसका मास इंक्रीज हो रहा है सिस्टम का, तो उस केस में आपके पास जो रिलेशन आएगी वो आएगी एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू m dv by dt plus injected mass velocity of device with respect to injected mass dmi by dt, ठीक है। i मतलब इंजेक्टेड मास है, ये इंजेक्ट हो रहा है, तो उस केस में हम यहाँ पे प्लस लेंगे। कई बार सिचुएशन ऐसी भी होती है जिसमें मास जो है वो इंजेक्ट भी हो रहा है और इजेक्ट भी हो रहा है, तो दोनों ही टर्म जो है वो आपकी यहाँ पे इस रिलेशन में बन जाएंगी। ये हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। तो चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जरा देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है और उससे हम शुरुआत करते हैं। जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। सोचिए मेरे पास एक रॉकेट है, ठीक है, मेरे पास यहां पे एक रॉकेट है और इस रॉकेट का, ये कोई रॉकेट है सोचिए, ठीक है, यहां से इसका फ्यूल जो है वो बर्न हो रहा है, ये अपना फ्यूल बर्न कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका जो टोटल मास है, जो भी रॉकेट मास है प्लस फ्यूल मास है, अगर मैं टोटल मास कर दूं तो इसका जो टोटल मास है, टोटल मास में फ्यूल भी इंक्लूड हो गया है, रॉकेट का मास भी और फ्यूल भी है, वो है मेरा m नॉट किलोग्राम मेरा टोटल मास है। और फ्यूल जो है इसके अंदर, अगर मैं अकेला फ्यूल की बात करूं तो फ्यूल का मास है मान लीजिए mf किलोग्राम का इसके अंदर फ्यूल है। अब हमने इस रॉकेट को लॉन्च किया है तो इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है वो कांस्टेंट है c, और वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब डिक्रीज हो रहा है, इसका जो टोटल मास है वो डिक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ आपका मास कम हो रहा है। ऑब्वियसली फ्यूल बर्न होगा तो मास कम होगा, ठीक है, लेकिन उसकी जो रेट है वो कांस्टेंट है, किलोग्राम पर सेकेंड। इतना किलोग्राम पर सेकेंड से आपका मास जो है वो डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट है भी। अब आपको एक और चीज भी दे रखी है, और वो क्या है, वो आपको दे रखी है कि मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये कितनी मैक्सिमम स्पीड अटेन करेगा अगर इसकी जो मास जो इजेक्ट हो रहा है उसकी वेलोसिटी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू इजेक्टेड मास, अगर वो मैं आपको दे दूं, वो मेरे पास u है, कोई u मीटर पर सेकेंड से, मतलब जो इजेक्ट हो रहा है मास उसके रेस्पेक्ट में रॉकेट की जो वेलोसिटी है वो दे दी है, तो ये आपको u मीटर पर सेकेंड से अगर दे रखा है तो आपको बताना है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, कितनी मैक्सिमम स्पीड तक ये जाएगा।
ऑब्वियसली जब तक आपका फ्यूल बर्न नहीं हो जाएगा पूरी तरह से, तब तक इसकी स्पीड जो है वो बढ़ती चली जाएगी, सीधी बात है। तो अपने को ये देखना है कि कब तक आपका कितने टाइम लगाएगा पूरी तरह से फ्यूल बर्न होने में। तो बहुत आसान है, आप जब देखिए फ्यूल का मास है mf और c किलोग्राम पर सेकंड से आपका कम हो रहा है, तो आप बताओ जो टाइम लगेगा इसको पूरा, जो tf टाइम लगेगा, tf टाइम कौन सा है, टाइम टू बर्न द टोटल मास, टोटल मास को बर्न करने में, टोटल फ्यूल को, टोटल फ्यूल बर्निंग टाइम आप ये कह सकते हो। और इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा, जो टोटल टाइम लगेगा इस पूरे फ्यूल को बर्न होने में, वो आएगा mf डिवाइड बाई c, ठीक है, mf डिवाइड बाई c। इतना सेकंड आप कह सकते हो कि इतना सेकंड मेरा टाइम लगेगा पूरी तरह से फ्यूल को बर्न होने में। इतने टाइम में कितनी स्पीड ये पकड़ चुका होगा वो अपने को बताना है। अच्छा, इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो केवल mg का फोर्स है। मैं एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट करके चल रहा हूं भाई, ठीक है, एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट कर रहा हूं। दूसरा, जो रॉकेट का मास है फ्यूल को हटाने के बाद, रॉकेट का मास बनेगा m0 माइनस mf। मैं मान के चला हूं कि वो जो मास है रॉकेट का वो वेरिएबल नहीं है, वो वेरी नहीं कर रहा, केवल फ्यूल जो है वो चेंज हो रहा है। तो रॉकेट का मास क्या बन जाएगा, टोटल मास m0 माइनस mf कर दोगे तो आपका कह सकते हो कि भाई वो रॉकेट का मास होगा, उसको आप कांस्टेंट लेना। एयर ड्रैग को भी मैं यहाँ पे फिलहाल नहीं कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं सिर्फ mg को कंसिडर करूंगा। तो अगर आप f एक्सटर्नल की बात करें तो पहले तो आप बताओ यहाँ पे रिलेशन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे f एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू m dv by dt। अब देखिएगा कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, माइनस वेलोसिटी ऑफ डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू इजेक्टेड मास dma by dt। यही होता भाई रिलेशन, हमने यही देखा था। तो अब अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले मुझे एट एनी टाइम t पे देखना है, किसी भी टाइम t पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना है, वो कितना लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो तो ग्रेविटी का ही लग रहा है भाई, और वो डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड है तो माइनस जे कैप लिखेंगे, अपवर्ड कोई होगा तो प्लस जे कैप लिखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये डाउनवर्ड है भाई, तो डाउनवर्ड कितना है बताओ, mg होगा। और m क्या है बताओ, m मेरा टाइम के साथ बदल रहा है भाई, तो m को अगर मैं लिखूंगा mt, टाइम के साथ मेरा मास कैसे बदल रहा है, टोटल मास है m0 माइनस ct, ये तो बनेगा भाई, ठीक है, m0 माइनस ct, ये मेरा मास होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, माइनस mg माइनस m की जगह पे ये रख देता हूं इनटू g, ये मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स है दोस्तों, और ये डाउनवर्ड फोर्स है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने माइनस लिखा है, क्योंकि मैं ऊपर की तरफ प्लस लिखूंगा, नीचे की तरफ माइनस लिख रहा हूं। इज इक्वल टू m dv बाई dt, m की जगह पे अगेन m0 माइनस ct dv बाई dt, और ये जो मास इंटू एक्सेलरेशन है ये अपवर्ड में निकाल रहा हूं, तो इसको मैं प्लस लिख रहा हूं, माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू इजेक्टेड मास, तो ये तो ऊपर की तरफ ही आएगी, ठीक है, इजेक्टेड मास के रेस्पेक्ट में रॉकेट तो ऊपर जा रहा है ना भाई, तो ये जे कैप की तरफ ही होगी, तो ये तो पॉजिटिव लिखेंगे, तो माइनस यू जे कैप एंड डीएम बाई डी टी की मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो सी आ जाएगा। सही है भाई, तो जरा ध्यान से देखिए कि रिलेशन मैंने कैसे लिखी है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया कि कैसे आप इसको लिखोगे, ठीक है। अब जरा देखिए, और ये भी जे कैप की तरफ है, ये ध्यान रखना, पूरा ये जे कैप, माइनस तो अलग छोड़ दो ना भाई, ये जो है ये जे कैप की तरफ है, और इसका मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया यहाँ पे। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं और मुझे निकालनी क्या है, dv बाई dt, तो एक काम करता हूं, मैं इस u को इधर ले आता हूं, और dv बाई dt अगर मैं देखना चाहूं तो क्या बन जाएगी, जरा देखिए, ये बन जाएगा माइनस m0 माइनस ct इंटू जी, और यहां पे आ जाएगा uc डिवाइड बाई m0 माइनस ct, ये बनेगा भाई, एक बार देख लो, इज इक्वल टू dv बाई dt। एक बार चेक कर लो भाई, तो मेरे हिसाब से dv बाई dt की वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो बन जाएगा माइनस g प्लस uc डिवाइड बाई m0 माइनस ct इज इक्वल टू dv बाई dt। तो यहां से अगर मैं dt को इधर ले आऊं, ठीक है, तो उससे हमारे पास जो रिलेशन आएगी वो बन जाएगी dv इज इक्वल टू माइनस g dt प्लस यू सी, बल्कि यहां पे भी माइनस ले लो आप, और यहां से सी को माइनस सी को ले लो, तो माइनस सी कट जाएगा, ठीक है, केवल माइनस यू रह जाएगा, टी माइनस एम नॉट बाई सी। एक बार देख लो भाई सही लिखा है क्या, ठीक है, डी टी, एक बार चेक कर लो भाई, मेरे हिसाब से तो ठीक है, मैंने माइनस सी कॉमन लेके ऊपर काट दिया, एक माइनस एक्स्ट्रा बाहर रह गया, तो कुछ इस तरह की रिलेशन बनेगी। अब अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट होगा, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट। टाइम कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेके
आपका जो TF टाइम है वहां तक है, और यहाँ पे भी 0 से लेकर TF टाइम तक है। तो अगर मैं सोल्व करूंगा तो, और ये 0 वेलोसिटी से आपका क्या हो जाएगा बताओ जरा, 0 वेलोसिटी से जो भी आपकी V फाइनल जो मैक्सिमम वेलोसिटी बनेगी, तो इसको मैं VM लिख देता हूं, चलो V max लिख देता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो V max की वैल्यू जो निकल के आएगी मेरे पास, इट कम्स आउट टू बी -GTF, वो तो ये बन गया, माइनस U, और ये ln में आ जाएगा, ln - m0/c, और इसमें हम लिमिट डालेंगे 0 से लेके TF तक। ठीक है भाई। तो अगर मैं इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो जरा देखिएगा, ये बन जाएगा -GTF, ये तो अलग रह गया, -U, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो इसको अगर मैं लिखूं तो बन जाएगा ln m0/c डिवाइड बाई, बल्कि -m0/c। देखो ना, अपर लिमिट लगाओ यार, अपर लिमिट क्या बनेगी, जरा इसको तो मैं बाहर ले लेता हूं। अपर लिमिट बनेगी TF माइनस m0/c, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ULN माइनस m0/c, ये मेरे पास लोअर लिमिट आ जाएगी। ठीक बात है। तो अगर मैं इससे देखूं तो V max की वैल्यू क्या निकल के आएगी, इट कम्स आउट टू बी -GTF, तो ये बन गया। अब यहां से -U मैं कॉमन ले लेता हूं, अंदर जरा देखिए, दिस अपॉन दिस, तो ln में करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ln TF माइनस m0/c डिवाइड बाई -m0/c, और इस माइनस को भी थोड़ा सा कंपनसेट कर देते हैं, तो मैं इसको लिखूंगा GTF प्लस कर देता हूं ULN, बोलिए, तो प्लस करोगे तो उल्टा हो जाएगा, और माइनस को कंपनसेट करने के लिए इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, अल्टीमेटली बनेगा m0 डिवाइड बाई m0 माइनस CTF, एक बार जरा देख लीजिए भाई, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है भाई। ये मेरे पास रिलेशन आई है मैक्सिमम वेलोसिटी की, इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेगा। ठीक है। अच्छा, यहां पे माइनस रहेगा भाई, -GTF। ठीक है। तो ये वेलोसिटी जो है रॉकेट अटेन कर लेगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, आई थिंक ये करेक्ट है। ठीक है। तो देखिए कि किस तरह से हम इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करेंगे और कैसे हम इसको देखेंगे। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सप्रेशन जो है समझ आया। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऐसे ही और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि मास मेरा टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा था, तो कैसे हमने इस एक्सप्रेशन में पुट किया है। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है उसको जरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी बढ़िया है और वो आपको इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बताएगा। जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सोचिए मेरे पास एक चेन है, ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भैया, मतलब ये आपका एक दो कंसेप्ट को क्लियर करेगा। और यहां पे ये जो चेन है ये इकट्ठी हो रखी है, ठीक है, यहां पे इकट्ठी पड़ी हुई है चेन, ठीक है। ऐसे ये लेवल जो है ये मेरा y = 0 लेवल मान लेता हूं मैं। यहां पे मैं इसको फोर्स F लगा रहा हूं, इसको उठा रहा हूं, F फोर्स से ऊपर की तरफ खींच रहा हूं, ठीक है। इसका जो मास है, टोटल मास जो है इसका पूरी चेन का, वो मान लीजिए m है, और टोटल लेंथ जो है वो आपको दे रखी है L, ठीक है। मैं इसके ऊपर F फोर्स लगा रहा हूं, इसको ऊपर खींच रहा हूं, और ये आपको दे रखा है कि इसकी जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ऊपर मैं खींच रहा हूं, वो आपकी v0 है और वो कांस्टेंट भी है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मैं इसको ऊपर की तरफ खींच रहा हूं, ठीक है। सवाल यहां पे ये है कि आपको बताना है कि F की मैं क्या वैल्यू रखूं सो दैट ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ खींचती चली जाए। मुझे ये बताना है कि फोर्स मुझे कितना लगाना पड़ेगा सो दैट कांस्टेंट वेलोसिटी से मैं इसको खींच लूं। अब
इसको हम कैसे देखेंगे वो जरा समझते हैं। तो जरा देखिए दोस्तों, पहले तो यहां से मास पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं। तो m/l क्या बन गया बताओ जरा। m/l इज मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ के ऊपर कितना मास होगा वो पता चल गया, किलोग्राम पर मीटर में आ गया हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मास हमें पता चल गया। अच्छा, अब मुझे बताइए dm/dt कैसे निकालेंगे, कितना मास इसमें इंजेक्ट हो रहा है। यहां पे देखो मास इंजेक्ट हो रहा है, बढ़ता जा रहा है मास का ना। डिवाइस, इसको अगर मैं किसी इंस्टेंट पे डिवाइस की तरह ट्रीट कर लूं तो उसके अंदर मास एडअप हो रहा है। तो किस रेट से एडअप हो रहा है, dm/dt, बल्कि आई लिख देता हूं, dmi, आई फॉर इंजेक्ट। तो किस रेट से इंजेक्ट हो रहा है ये कैसे निकालेंगे भाई। तो ये होगा m/l इंटू वी नॉट। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे लिख दिया आपने। भाई मुझे एक बात बताओ, dm/dt का मतलब पर सेकंड कितना मास में बदलाव आया। तो आप ये देखो, पहले पर सेकंड कितनी लेंथ ये ऊपर चढ़ा है, पर सेकंड वी नॉट लेंथ ऊपर चढ़ चुका होगा, और वी नॉट लेंथ का मास जो है वो कितना हो जाएगा, m/l इंटू वी नॉट। इसका मतलब पर सेकंड इतना मास इंक्रीज हो गया होगा, ठीक है, किलोग्राम पर सेकंड। पर सेकंड इतना मास आपका इंक्रीज हो गया होगा, सही बात है। y हाइट में मान लेता हूं कि ऑलरेडी चढ़ चुका है t टाइम में। जो ये t टाइम में ये जो हाइट है ये मेरी y है। y जो है वो t का फंक्शन है, ध्यान रखिएगा। तो आप बता सकते हो t टाइम पे इसका मास कितना हो चुका है। इसका जो मास हो चुका है ऑलरेडी जो ऊपर आ चुका है t टाइम में, तो वो कितना हो चुका है, वो हो चुका है m/l इंटू y। ये मेरा mt हो चुका है, t टाइम में इतना मास इसका हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। t टाइम में इतना मास इसका हो चुका है। अब यहां पे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई ठीक है t टाइम पे ये मेरा मास है, मुझे अब रिलेशन लिखनी है, अब न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है। तो अब आप बताइए एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर कौन कौन सा लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स एक तो F लग रहा है ऊपर की तरफ, और एक लग रहा है mg जो mt इंटू जी लग रहा है नीचे की तरफ। तो अभी जो मास है t टाइम पे वो आपका इतना मास ऑलरेडी ऊपर उठ चुका है, तो my/l इंटू जी, ये मेरा डाउनवर्ड लग रहा है, ये मेरा एक्सटर्नल फोर्स हो गया दोस्तों। ड्रैग को हम लेके नहीं चल रहे हैं, ठीक है। दैट मस्ट बी इक्वल टू mt इंटू dv/dt प्लस वेलोसिटी ऑफ डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू इंजेक्टेड मास इंटू dmi/dt, यही होता है रिलेशन। अब इसमें ये कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि जो मेरी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी से आपका ऊपर जा रहा है, तो dv/dt की वैल्यू मेरी जीरो आ जाएगी, केवल ये बचेगा। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये बनेगा f माइनस my/l इंटू जी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू इंजेक्टेड मास। ये तो आपने दी ही नहीं भाई, किस रेट से ये मेरा ऊपर उठ रहा है, ये कैसे निकालोगे। ये पता है आपको v नॉट, ये कैसे पता v नॉट, बिकॉज आप खुद सोचते ना v नॉट वेलोसिटी से ऊपर उठ रहा है, तो इसका मतलब ये भी तो v नॉट से ही ऊपर उठ जाओगा। जो मास इंजेक्ट हो रहा है वो डिवाइस के रेस्पेक्ट में उसकी, या डिवाइस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इंजेक्टेड मास। जो इंजेक्टेड मास है फिलहाल वो रेस्ट पे है यहाँ पे, उसके रेस्पेक्ट में जो डिवाइस है वो v नॉट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। तो आप बताओ इसकी जो वैल्यू आएगी ये आपकी v नॉट हो जाएगी, और ऊपर की तरफ ही आएगी, ऊपर की तरफ मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं ना, ठीक है, इनटू dm/dt। किस रेट से मेरा हो रहा है, ये है m/l इंटू वी नॉट। आई होप आपको समझ आया। तो यहां से जो मेरे पास f लगाना पड़ेगा वो आपको पता चल गया, m v नॉट स्क्वायर बाई l प्लस क्या हो जाएगा my/g/l, ये हो जाएगा। इवन आप y को भी लिखना चाहो ना, टाइम के साथ y कैसे बदल रहा है, तो y इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी लिख के आप देख सकते हो कि फोर्स जो है वो मेरा टाइम का फंक्शन होगा। टाइम के साथ कैसे मेरा फोर्स बदल रहा है वो आपको यहां से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं एक स्टेप और आगे चलूं और मैं आपसे ये बोलूं कि जरा सोचिए, इस बार मैं इसको मास को ऊपर नहीं लेके जा रहा, मैं नीचे की तरफ ला रहा हूं कांस्टेंट वेलोसिटी से, सेम वही v नॉट वेलोसिटी से अब मुझे नीचे लाना है। तो अब आप बताइए कि मुझे कितना फोर्स यहां पे रखना पड़ेगा सो दैट मैं इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे ला सकूं इस चेन को। तो अब जो है चीजें बदल जाएंगी। अब आप बोलोगे क्यों सर, अब मास मेरा डिक्रीज होगा, तो अब जो रिलेशन बनेगी वो बनेगी F मेरा, ये मेरा ऊपर की तरफ फोर्स होगा, ठीक है, माइनस क्या होगा बताओ जरा, माइनस m/l इंटू वाई, ठीक है, m/l इंटू वाई, ये मेरा मास हो गया इंटू जी, तो ये मेरा F हो गया, और नीचे मेरा जो mg फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, इज इक्वल टू क्या होगा m dv/dt माइनस
माइनस वेलोसिटी ऑफ डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू इजेक्टेड मास इनटू dme बाई dt। अब ये लिखना पड़ेगा भैया आपको, ठीक है। अब आप कुछ इस तरह से लिखोगे, और ये तो क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ये तो आपका खत्म ही हो गया, अब सिर्फ ये बनना चाहिए भाई। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या चीज है, अगर आप ध्यान से देखें, किस रेट से मास मेरा इजेक्ट हो रहा है ये वो लिखना होगा, और वेलोसिटी ऑफ डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू इजेक्टेड मास आपको देखनी है। जो मेरा इजेक्टेड मास है उसकी वेलोसिटी डिवाइस के रेस्पेक्ट में कितनी है। अब ये कैसे देखोगे, डिवाइस मेरा ये है और जो मास इजेक्ट हो रहा है वो यहां से इजेक्ट होते जा रहा है। तो अब इसको कैसे देखोगे दोस्तों, सुनिए, जो मास आपका यहां से इजेक्ट हो रहा है ना, ये चेन है, पॉइंट को समझिए। जो मास इजेक्ट हो रहा है वो आपका एक तरह से ये समझिए कि वो कोई अलग से कोई इंपल्स नहीं दे रहा इसको, अलग से कोई मतलब जो मोमेंटम में उसका बदलाव आएगा, क्योंकि इनमें गैप है। पॉइंट को समझो, जैसे ही एक चेन नीचे टिकेगी जमीन पे, ये गैप जो ज्वाइंट है छूट जाएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसके मोमेंटम में जो बदलाव आएगा वो मोमेंटम का बदलाव इसकी वेलोसिटी को चेंज करेगा ना, ऐसा नहीं, क्योंकि कांटेक्ट ब्रेक हो रहा है यहां पे। पॉइंट को समझिए, जैसे चेन नीचे गिर रही है, ऊपर वाला जो इसकी जो शक्ल है, जो ऊपर वाला जो चेन है ये वाला, और नीचे वाला है, जैसे ये नीचे जमीन से टकराएगा क्या होगा दोस्तों, ये इसका कांटेक्ट को छोड़ देगा। कांटेक्ट को छोड़ते ही जो इसका मोमेंटम में बदलाव आएगा वो इसके ऊपर कोई असर नहीं डालेगा। पॉइंट को समझिए। तो इसका मतलब इसका जो मास में जो बदलाव आ रहा है वो ये कंपोनेंट को नहीं पैदा करेगा, इस कंपोनेंट को नहीं पैदा करेगा। पॉइंट को समझिए, ठीक है। जो dm बाई dt है उसकी वजह से ये जो मोमेंटम में जो बदलाव आया है एक्स्ट्रा, जो मोमेंटम में जो चेंज हुआ था वो वाला कंपोनेंट अब यहां पे एड अप नहीं होगा। तो यहां पे ये जो है ये भी आपका जीरो हो जाएगा। ये बहुत प्यारा केस है, ध्यान से देखिए। और ये कैसे हुआ ये मैंने आपको बताया। पिछले केस में जब आप ऊपर लेके जा रहे थे ना, तो जो आपका ऐड हो रहा था, पॉइंट को समझिए, वो पहले जीरो पे था और जैसे आपने ऊपर उठाया उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई और वो कांटेक्ट में है। ऊपर जा रहा है तो ऑलवेज कांटेक्ट में है वो, ठीक है। तो कांटेक्ट में है तो इसका मतलब वो अपना कुछ ना कुछ मोमेंटम में जो बदलाव हुआ है उसका अफेक्ट भी देगा। इसलिए पिछली बार हमने ये इस कंपोनेंट को लिया था, ठीक है। ऊपर जाते टाइम, नीचे जाते टाइम ये वाला कंपोनेंट नहीं आएगा पिक्चर में। आपके पास जो फोर्स बनेगा दोस्तों, जो आपको फोर्स रखना पड़ेगा वो रखना पड़ेगा m/l y × g। केवल इतना ही फोर्स आपको रखना होगा, ठीक है। इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा सो दैट ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आता रहे, ठीक है। अगर ये कांटेक्ट ऑलवेज बना रहता ना, फिर नहीं था ऐसा, ठीक है, फिर कहानी थोड़ी डिफरेंट होती, ठीक है। तो ये चीज आप जरा समझिए इस चीज को कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आया। चलिए कुछ और क्वेश्चन जो है उनको भी एक बार जरा देख लेते हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था भाई, इसको जरा ध्यान से समझिएगा कि कैसे हमने इसको किया है। मतलब जो मास नीचे लग गया वो मोमेंटम में कोई इफेक्ट नहीं दे रहा है, ठीक है। ऊपर वाले मास में कोई इंपल्स ऐड नहीं कर रहा है। पॉइंट को समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास एक कन्वेयर बेल्ट है कुछ इस तरह की, एक कन्वेयर बेल्ट है और मैं उस कन्वेयर बेल्ट पे कुछ सैंड यहां पे ड्रॉप कर रहा हूं। यहां पे कुछ मिट्टी जो है वो ड्रॉप होती जा रही है, ठीक है। यहां से मैं सैंड को ड्रॉप कर रहा हूं और ये मिट्टी यहां पे अक्यूमुलेट होती जा रही है और ये आगे की तरफ चलती जा रही है, ठीक है। ये आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और यहां पे ये जो कन्वेयर बेल्ट है इसकी मोटर लगी हुई है। ये जो सैंड यहां पे गिर रही है इसका आपको दे रखा है कि ये है 0.4 किलोग्राम पर सेकंड से गिर रही है और वर्टिकली गिर रही है, ठीक है, बिल्कुल वर्टिकली गिर रही है। या इस तरफ जो है जो टेंशन है इस बेल्ट के अंदर, इस तरफ वो 400 न्यूटन की है। आपको बताना है इस तरफ जो टेंशन आएगी T वो क्या होगी। ये आपको दे रखा है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ चल रहा है और उस वेलोसिटी की वैल्यू है 2 मीटर या मे बी 0.5 मीटर पर सेकेंड। 0.5 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रहा है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से। आपको बताना है यहां पे जो बेल्ट के अंदर जो टेंशन आएगी वो क्या होगी, ठीक है।
पीछे की तरफ टेंशन दे रखी है, इस तरफ जो है वो 400 न्यूटन की है। बेल्ट के अंदर जो टेंशन है वो 400 न्यूटन की है। यहाँ पे आपको बताना है आगे की तरफ टेंशन क्या होगी। 0.5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है और सैंड वर्टिकली गिर रही है इसके ऊपर 0.4 मीटर पर सेकंड से। और सैंड की वेलोसिटी भी आपको अगर मैं दे दूंगा तो वेलोसिटी है मान लीजिए 0.2 मीटर पर सेकंड। एक मिनट के लिए ऐसे मान लेते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है 0.2 मीटर पर सेकंड से। आपको बताना है ये टेंशन क्या होगी। तो जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स की बात करूं, इस बेल्ट के ऊपर, तो इस बेल्ट के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एक तरफ T लग रहा है आगे की तरफ और उल्टा लग रहा है 400 न्यूटन। दैट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ द बेल्ट इनटू dv by dt प्लस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू इंजेक्टेड मास इनटू dmi by dt। यही होगा भाई। लेकिन एक चीज ध्यान देनी है, ये जो है ये आई कैप डायरेक्शन में ले रहा हूं मैं, ये आई कैप है तो ये भी आई कैप होगा, ये भी आई कैप होगा, ये ध्यान देना। वेलोसिटी मेरी टाइम के साथ बदल ही नहीं रही बेल्ट की, तो वो तब खत्म ही हो गया। तो आप क्या लिखोगे, t माइनस 400 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ जरा, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू इंजेक्टेड मास। इंजेक्टेड मास की इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 0 है और जो बेल्ट की जो वेलोसिटी है वो है 0.5। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू इंजेक्टेड मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बेल्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इंजेक्टेड मास इन आई कैप डायरेक्शन। मैं आई कैप डायरेक्शन में देख रहा हूं भाई, ठीक है। तो आई कैप डायरेक्शन में, क्योंकि ये सब फोर्स आपके आई कैप है ना, तो ये सारे आई कैप के कंपोनेंट होने चाहिए। तो आई कैप डायरेक्शन में आपकी बेल्ट की जो वेलोसिटी है वो तो मुझे पता है भाई 0.5 मीटर पर सेकंड, 0.5 मीटर पर सेकंड माइनस जो इंजेक्टेड मास है उसकी आई कैप डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, ये आ जाएगा इनटू dm by dt। और dm by dt कितना है 0.4 किलोग्राम पर सेकेंड। तो ये क्या बन जाएगा, ये t की वैल्यू आ जाएगी 400 प्लस क्या हो जाएगा 0.2। ये मेरी जो है ये टेंशन की वैल्यू निकल के आएगी। यहां पे जो टेंशन आएगी इस तरफ वो हमने कैलकुलेट कर दी। तो बड़ा ही आसान प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को भी एक बार देखिए। चलिए अब एक काम करते हैं, एक प्रॉब्लम ऐसी लेते हैं जिसमें मास जो है वो इंजेक्ट भी हो रहा है और इजेक्ट भी हो रहा है, दोनों ही सिचुएशन को जरा एक बार देखते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको जरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि एक 12,000 किलोग्राम का मेरे पास एक फाइटर जेट है, ठीक है। उसका मास दे रखा है 12,000 किलोग्राम, ठीक है। ऐसे मैं बना देता हूं, सोचिए इस तरह का है, 12,000 किलोग्राम का है और ये आगे की तरफ ऐसे उड़ रहा है और इसकी जो स्पीड है वो 950 किलोमीटर पर आवर है, पर आवर से ऐसे उड़ रहा है, ठीक है। इसमें आपको 2-3 इंफॉर्मेशन दे रखी है। जो एयर है वो 50 मीटर क्यूब पर सेकंड से एंटर हो रही है। एयर, इसके अंदर जो कंबस्शन होता है ना फ्यूल का, उसके लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो एयर का जो इनलेट है वो आपको दे रखा है 50 मीटर क्यूब पर सेकंड से अंदर जा रही है एयर। अच्छा, एयर की जो डेंसिटी है वो आपको दे रखा है 1.22 किलोग्राम, 1.22 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस रेट से एयर अंदर आ रही, इंजेक्ट हो रही है। तो रेट ऑफ इंजेक्शन कैसे निकालोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, ठीक है। तो 50 इंटू 1.22, मैं चाहूंगा कि सुनील जी मुझे कैलकुलेटर दे दें, किलोग्राम पर सेकंड। ये मेरे पास क्या बन जाएगा dm by dt। कैलकुलेटर एक बार दीजिएगा सुनील जी, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपको इसमें एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, थैंक यू। तो जरा देखिए दोस्तों, मैं पहले इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ये है 50 इंटू 1.22, इट कम्स आउट टू बी 61 किलोग्राम पर सेकंड से आपका एयर इनलेट हो रही है, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है सुनिए, आपको दे रखा है कि इफ द इंजन बर्न्स फ्यूल एट अ रेट ऑफ 0.4 किलोग्राम पर सेकंड। जो फ्यूल है वो आपको दे रखा है, फ्यूल बर्निंग, उसकी जो रेट है वो है 0.4 किलोग्राम पर सेकंड। इस रेट से मेरा फ्यूल जो है वो बर्न हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इजेक्टेड मास की बात करूं तो इजेक्टेड मास में एक तो ये होगा पर सेकंड, ये भी एयर भी इजेक्ट होगी और फ्यूल भी इजेक्ट होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 61.4 किलोग्राम पर सेकंड। ये आपका हो गया किस रेट से मेरा मास इजेक्ट हो रहा है, ये वो आ गया हमारे पास, ठीक है। अब सुनिए आगे बढ़ते हैं।
इसने एक और इंफॉर्मेशन दी है कि जो एग्जॉस्टेड जो गैस है रिलेटिव टू द प्लेन हैज स्पीड 450 मीटर पर सेकेंड। ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू इजेक्टेड मास, ठीक है, इजेक्टेड मास की वेलोसिटी डिवाइस के रेस्पेक्ट में बोलो या डिवाइस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इजेक्टेड मास बोलो, एक ही बात है वो तो, ठीक है, क्योंकि आपका जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में है, तो आप ये कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू इजेक्टेड मास और वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू डिवाइस मास एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी, और वो आपको दे रखा है 450 मीटर पर सेकेंड। ये आपको दे रखा है भी 450 मीटर पर सेकेंड। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, हाँ जी ठीक है। और आपको ये दे रखा है कि एयर जो है ना वो ड्रैग फोर्स भी इसके ऊपर दे रही है, जो ड्रैग फोर्स लगा रही है दैट ड्रैग फोर्स इज गिवन एज, ड्रैग फोर्स की जो वैल्यू दे रखी है इसने वो आपको, एक मिनट में चेक कर लेता हूं भाई, हाँ जी नहीं, ड्रैग फोर्स की वैल्यू आपको बतानी है भाई कि ड्रैग फोर्स की वैल्यू क्या होगी, आपको ये बताना है ड्रैग फोर्स की वैल्यू क्या होगी। द एयर हैज कांस्टेंट डेंसिटी, ये आपको दे दिया है, ठीक है, आपको ड्रैग फोर्स की वैल्यू बतानी है कि ड्रैग फोर्स मेरा क्या लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो अब ये हम कैसे देखें भाई, ड्रैग फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए हमें इसकी रिलेशन लिखनी पड़ेगी। अच्छा ये वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी है भाई, तो आप यहां से कह सकते हो कि dv/dt जो आएगा वो आपका 0 आएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ जरा, वेलोसिटी ऑफ डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू इजेक्टेड मास तो अपने को पता है, वेलोसिटी ऑफ डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू इंजेक्टेड एयर पता है क्या, वो हम यहां से निकाल लेंगे। एयर तो हम रेस्ट पे ही मान के चलेंगे भाई, तो जिस स्पीड से रॉकेट आ रहा है उसी स्पीड से जो आपका जो एयर है वो इंजेक्ट हो रही है, तो वेलोसिटी ऑफ डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू इंजेक्टेड मास क्या होगा, इसी को आप जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो भाई, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो कितना मीटर पर सेकंड आ रहा है ये भी जरा निकाल लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा 950 डिवाइड बाई 36, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो है 263.88 263.88 मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या हो गया बताओ, ये आपका इंजेक्टेड डिवाइस की स्पीड आ गई विद रिस्पेक्ट टू इंजेक्टेड मास, ठीक है, इंजेक्टेड मास के रिस्पेक्ट में डिवाइस की स्पीड आपको पता चल गई है भाई। अब जरा रिलेशन बनाते हैं भाई, तो एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से हैं, केवल एक ड्रैग फोर्स है और वो भी उल्टी डायरेक्शन में है, ठीक है, जिधर ये जा रहा है उसका उल्टा लग रहा है ड्रैग फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स तो केवल ड्रैग फोर्स ही, आप बोलोगे एमजी भी तो है, एमजी तो वर्टिकल है ना भाई, ठीक है, वो उसको नहीं देखना है। तो ड्रैग फोर्स इस डायरेक्शन में -FD लिखूंगा मैं, ठीक है, -FD इज इक्वल टू mdv/dt माइनस वेलोसिटी ऑफ डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू इजेक्टेड मास इनटू dme/dt प्लस वेलोसिटी ऑफ डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू इंजेक्टेड मास इनटू dmi/dt। यही होता है भाई रिलेशन, क्योंकि इसमें मास इंजेक्ट भी हो रहा है और इजेक्ट भी हो रहा है, तो दोनों लिखेंगे। अब ये तो मेरा 0 हो गया भाई, क्योंकि वेलोसिटी मेरी चेंज हो ही नहीं रही, ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट 0 हो गया। तो यहां से जो FD की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू, ये माइनस माइनस करके यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू इजेक्टेड मास 450 इनटू dme/dt, dme/dt है 61.4 प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा भाई, क्योंकि ये माइनस मैंने काट दिया ना, यहाँ पे प्लस बन गया, यहाँ पे माइनस आ गया। वेलोसिटी ऑफ डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू इंजेक्टेड मास विच इज 263.88 इनटू dmi/dt, इंजेक्टेड मास का जो रेट है वो है 61, ये लीजिए भाई। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो जरा देखते हैं कितना आंसर आ रहा है, तो मैं इसको सोल्व कर देता हूं भाई। 450 इंटू 61.4, हाँ जी, ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये है 11.5 किलो न्यूटन, 11.5 किलो न्यूटन। इतना मेरा ड्रैग फोर्स लग रहा होगा, इतना इसके ऊपर एयर का ड्रैग फोर्स लग रहा होगा, ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। अपने से ड्रैग फोर्स ही पूछा था कि कितना ड्रैग फोर्स होगा, तो वही अब हमने निकालना था। तो एक्सटर्नल फोर्स केवल एक ही तो लग रहा है ड्रैग फोर्स, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, ठीक है, तो ये मेरा ड्रैग फोर्स लग जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये ड्रैग फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है ड्रैग? ऑब्वियसली ये जरा देखो ना, ये जो चीज है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब जो फ्यूल बर्न हो रहा है वो पॉजिटिव फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जो फ्यूल जो अंदर आ रहा है मास वो उसको अपोज कर रहा है, वो ड्रैग फोर्स की तरह ही है। तो एक तरह से ये थ्रस्ट क्रिएट कर रहा है, ये जो इजेक्ट होता है ना मास, इसी को आप थ्रस्ट बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, थ्रस्ट। ये जो है ये आपका थ्रस्ट है, ये रिस्पॉन्सिबल है
ड्रैग फोर्स को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। जो थ्रस्ट है वो ये है। आप बोलोगे सर जो मास एयर अंदर आ रही है वो तो उल्टा रोकती है, जरा देखो ये रोक रही है, ये नेगेटिव है ना। अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ड्रैग फोर्स में एड अप हो जाएगा। इसका मतलब ये एक तरह का जो एयर है वो ड्रैग फोर्स के साथ, जो एयर का जो मास उसके अंदर जा रहा है वो ड्रैग फोर्स के साथ उल्टा एड अप हो जाएगा। उन दोनों का जो ऑपोजिट फोर्स है उसको ये थ्रस्ट ओवरकम कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए थ्रस्ट क्या होता है। तो यहां से अपने को ये भी पता चलेगा कि जो भी रॉकेट होते हैं या जेट इंजन होते हैं उनमें जो थ्रस्ट वाला जो फोर्स होता है वो ये वाला होता है, ये हमारा थ्रस्ट वाला फोर्स होता है, ठीक है। तो पॉइंट को समझिए भाई। आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि कैसे हम ऐसे केसेस को सोल्व करेंगे जहां पे मास इंजेक्ट भी हो रहा है और इजेक्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हमने ये 4-5 क्वेश्चन किए आज, और आई होप आपको ये समझ आया कि वेरिएबल मास के केस में कैसे हम सिचुएशन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब एक एक्सपेरिमेंट से इस कंसेप्ट को समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास एक कार्ट है और कार्ट के ऊपर हमने एक फैन को माउंट किया हुआ है। तो जब मैं फैन को ऑन करूंगा तो फैन जो है एक तरफ से एयर को सक इन करेगा और दूसरी तरफ से एयर को इजेक्ट करेगा। पहले इस एक्सपेरिमेंट को एक बार देखते हैं, उसके बाद इसके पीछे का जो बिहेवियर है, जो भी यहाँ पे हैपनिंग हो रही है, उसको फिर एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो मैं जरा पहले आपको एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूं। यहां पे मेरे पास एक ग्लास सरफेस है। ग्लास सरफेस हमने इसलिए लिया है बिकॉज हम चाह रहे हैं कि भाई कार्ट के नीचे जो टायर हैं और जो सरफेस है उनमें फ्रिक्शन मिनिमम हो। फ्रिक्शन के इफेक्ट को मैं नेगलेक्ट करना चाह रहा हूं, दैट्स व्हाई मैंने ग्लास सरफेस का इस्तेमाल किया है। यहां पे अब हमने कार्ट को रख दिया है। अब मैं जरा इसको ऑन करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो चलिए जरा मैं इसको ऑन करता हूं। ये ऑन हो गया है। अब मैं जरा इसको छोड़ रहा हूं। तो जैसे ही मैंने छोड़ा इसको, ये कार्ट पीछे की तरफ आपकी चलना शुरू हो गई है, ठीक है। अब इसके पीछे का क्या कारण है, ऐसा क्यों हुआ? क्या यहां पे मास वेरी कर रहा है पूरे डिवाइस का? असल में पूरे डिवाइस का मास यहां पे कांस्टेंट है, क्योंकि पूरा डिवाइस को अगर आप देखोगे तो उसके अंदर एक कार्ट है और एक फैन है। तो इस डिवाइस का मास नहीं बदल रहा। आप बोलोगे सर जब मास नहीं बदल रहा तो इसको वेरिएबल मास सिस्टम क्यों बोल रहे हैं और उसके अंदर हम क्यों इसको देख रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट को? क्योंकि इसके पीछे कारण यह है कि यहां पे जो थ्रस्ट इसको मिल रहा है, जो फोर्स इसको मिल रहा है, वो dm/dt की वजह से मिल रहा है। क्यों dm/dt की वजह से मिल रहा है? आपको याद होगा जो हम अभी जो स्टडी कर रहे थे उसमें जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लिखा था, दैट एक्सटर्नल फोर्स, उसके अंदर 3 पार्ट थे। एक था mdv/dt जिसको आप मास इंटू एक्सेलरेशन बोलते हो, और एक था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू इजेक्टेड मास इनटू dm/dt ऑफ इजेक्टेड मास, ये था। और एक और टर्म थी और वो थी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू इंजेक्टेड मास इनटू dm/dt ऑफ इंजेक्टेड मास। इसका मतलब यहां पे 3 टर्म्स थी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स यहां पे नहीं था, फ्रिक्शन को हमने नेग्लेक्ट कर दिया था। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप देख रहे हो तो ग्रेविटी तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप ये कह सकते हो कोई एक्सटर्नल फोर्स हमारा यहां पे नहीं था। तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू तो मेरी 0 हो गई। अब बचता है mdv/dt, एक तो ये टर्म रहती है और दूसरे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास वाला जो है वो चीजें रहती हैं। अब यहां पे m जो है वो कांस्टेंट है इसका, लेकिन dm/dt जो है वो 0 नहीं है, क्योंकि जो इंजेक्टेड मास है और जो इजेक्टेड मास है, एयर अंदर आ रही है और एयर बाहर भी जा रही है, तो जिस रेट से एयर अंदर आ रही है, जिस रेट से उसका मास बदल रहा है, अंदर एयर आ रही है तो इसका मतलब डिवाइस का मास बढ़ना चाहिए टाइम के साथ। तो जितनी एयर अंदर आ रही है उतने ही एयर आपकी साथ के साथ बाहर निकल रही है। एयर यहां पे अक्यूमुलेट नहीं हो रही इसके पास। तो इसका मतलब जो dm/dt है ऑफ इंजेक्टेड मास एंड इजेक्टेड मास, दैट मस्ट बी सेम। dm/dt की वैल्यू आपकी सेम हो जाएगी। तो अब 2 चीजें और रहती हैं, और वो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू इंजेक्टेड मास एंड इजेक्टेड मास। ये 2 टर्म और अपने को चाहिए। तो अगर आप इस चीज को, एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखें तो जब ये चलना शुरू हो गया था, मैं किसी भी इंस्टेंट पे अगर इसको एनालाइज करूं तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो इजेक्टेड मास है, जो यहां से इजेक्ट हो रहा है, उसके रेस्पेक्ट में इस डिवाइस की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है कंपेयर टू जो मास इंजेक्ट हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में इस डिवाइस की वेलोसिटी। क्योंकि जब जो मास यहां पे इंजेक्ट हो रहा है, आप खुद सोचिए, वो मास पहले से एयर ही तो इंजेक्ट हो रही है, तो वो एयर यहां पे आप ये कह सकते हो रुकी हुई एयर थी। कोई ऐसा तो थी नहीं कि वो चल रही थी पहले से ही। मैं मान रहा हूं कि एयर की स्पीड यहां पे नेग्लिजिबल है, इस तरफ जो एयर है वो रुकी हुई है। तो अगर मैं उसके रेस्पेक्ट में
वेलोसिटी निकालूंगा डिवाइस की, तो जो वेलोसिटी इस कार्ट की होगी वही तो होगी। वेलोसिटी ऑफ कार्ट विद रिस्पेक्ट टू इंजेक्टेड मास अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ डिवाइस ही आएगी, बस कार ही आएगी, क्योंकि वो जो खुद जो एयर है वो खुद तो ब्लो नहीं कर रही है, मैं मान के चला वो स्टेशनरी है, रुकी हुई है, या उसकी स्पीड नेग्लिजिबल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो दूसरी तरफ जो मास इजेक्ट हो रहा है उसकी जो वेलोसिटी है उसके रेस्पेक्ट में इस डिवाइस की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा तेज है, ठीक है। अगर उसके रेस्पेक्ट में निकालोगे तो, क्योंकि वो खुद भी उधर जा रहा है और डिवाइस आपका इधर जा रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी आएगी वो काफी तेज आएगी। तो यहां पे जब आप ये सारी चीजों को पुट करोगे तो आपके पास mdv/dt की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और यहां से आप एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। बड़ा ही क्लासिकल एक्सपेरिमेंट है। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बनी, एंड मुझे उम्मीद है कि इस एक्सपेरिमेंट से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। तो आज का एपिसोड हम यहीं पे एंड करते हैं, और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये भी खत्म हो जाता है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। थैंक यू।